आज हम चर्चा करेंगे बीबीसी अडानी अंबानी कंट्रोवर्सी के संबंध में। आपने एक बहुत ही टची चीज को पकड़ा है और उसकी एक कुछ हिस्ट्री है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहन भी इस शो को देख रहे होंगे और उन्हें गुजरात के दंगों को लेकर के हमेशा वन साइडेड कहानी ही सुनाई गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ मिथ्स को बर्स्ट करना चाहूंगा। अक्सर ये बताया जाता है, पाकिस्तान के अंदर तो यही खबरें जाती हैं कि मोदी के राज में 2000 मुसलमानों को मार दिया, लेकिन एक्चुअल फिगर 2000 नहीं है। वैसे मुझे शर्म आ रही है ये नंबर्स बोलने में। ये कोई खुशी का मौका नहीं है, ये कोई खुशी की चीज नहीं है कि मैं ये कहूं कि 790 मुसलमान मारे गए थे और 240 हिंदू मारे गए थे। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी जो कांग्रेस के राज में बाद में मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब टेबल हुई थी और उस रिपोर्ट के ये फिगर्स हैं। 790 मुसलमान मरे, 240 हिंदू मरे। ये बहुत बदकिस्मत नंबर है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो कांग्रेस के राज में आए थे। अब इमीडिएट रीजंस ये थे कि साहब एक ट्रेन थी जो अयोध्या, जो हिंदुओं का एक बड़ा, जैसे मुस्लिम भाई बहनों का जैसे मक्का या मदीना होता है, वैसे अयोध्या राम जी का जन्मस्थल माना जाता है। वहां से तीर्थयात्रियों की एक ट्रेन अयोध्या से लौटी थी। वो गुजरात के गोधरा स्टेशन के ऊपर थोड़ा सा आउटपोस्ट पे खड़ी हुई थी और उसमें जो यात्री थे, तीर्थयात्री थे, कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, कुछ आरएसएस के काडर थे जिनका अयोध्या में आना जाना लगा रहता है। अचानक, एंड आई से दिस विथ लॉट ऑफ डिसमे एंड लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट, कि अचानक करीब 1000 मुसलमानों की भीड़ उस ट्रेन के उस डब्बे में पहुंचती है जहां पर इन लोगों के रिजर्वेशन थे। बोगी नंबर S6 और S7 इसे घेरती है। अचानक पथराव शुरू होता है और पेट्रोल में भिगो कर रुई के गद्दों को और तकियों को अंदर फेंका जाता है और आग लगाई जाती है, जिसमें 59 हिंदू जिंदा जलकर मर जाते हैं। 28 फरवरी सन 2002 का दिन था, सुबह 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। इसमें 59 जो हिंदू जलकर मरते हैं। जैसे कि आपको जानकारी, इंडिया में जो स्लीपर डब्बे होते हैं उनमें 72 लोगों की सीटें होती हैं, तो 72 में से 59 लोग जलकर मर गए। उनमें 40 औरतें थीं और बच्चे थे। अब इसके बाद में 3 मार्च से बदकिस्मती से इंडिया में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। ये कोई मोदी राज के साथ में चालू नहीं हुआ है। ये मैं कह रहा हूं, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, ना मैं कोई बीजेपी का मेंबर हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों का दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। बदकिस्मती से दंगे हो जाते हैं 3 मार्च से। जब शुरुआत में इस खबर को थोड़ा दबाया गया, लेकिन जब 59 लोग जिंदा जलकर उन पापड़ जैसे बन गई वो लाशें, और उन लाशों को जब ट्रांसपोर्ट किया गया था तो वो लाशें जहां जहां से गुजरी वहां से ये खबर फैलती चली गई और 3 मार्च से दंगे फसाद चालू हुए, जिनमें बदकिस्मती से जो मैं फिगर्स मैंने आपको बताई उतने लोग मारे गए थे। अलबत्ता दूसरे फैक्ट्स जो हैं उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी राज्य में दंगे शुरू होते ही 48 घंटे के अंदर अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर ने आर्मी को आने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया हो। 5 मार्च का दिन था, आर्मी की टुकड़ियां पहुंच गई थी फ्लैग मार्च करने के लिए। दूसरी बात, ऐसा पहली बार हुआ इंडिया में कि पुलिस की गोलियों से 100 हिंदू दंगाई मारे गए थे। ये फैक्ट्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इस तरह से कट्टर, जो मुस्लिम्स के अंदर जो कुछ कट्टर और ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने वहीं के पास में गोधरा में करीब 50 मस्जिदें हैं, 50-60 मस्जिदें, छोटा सा कस्बा है लेकिन 50-60 मस्जिदें हैं। हो सकता है उनमें से कुछ मस्जिदों को सऊदी फंड्स आते हों, जहां पर वो वहाबिज्म की जो एक्सट्रीम हार्डलाइनर आइडियोलॉजी वहां से वो प्रोपोगेट करते हैं। एक मस्जिद से मोबिलाइज हुई थी वो मॉब जिसने ट्रेन को घेरा था और जिस तरह से जलाया गया, ये भी पहला मौका था इंडिया के अंदर। ये उसका इमीडिएट रीजंस थे। इसके पीछे हिस्ट्री का थोड़ा सा और पीछे आप जाएंगे तो गुजरात की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा थी उस वक्त। ये मार्च 2002 की बात है
उससे 2.5 महीना पहले जब दिवाली के आसपास का वक्त था, तब ही मोदी जी को पैराड्रॉप किया गया था। अटल जी और आडवाणी जी के कहने पर उनको सीधे उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। वे गुजरात में उसके पहले कभी असेंबली के मेंबर तो क्या, चुनाव लड़ना तो क्या, वे कभी किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव नहीं लड़े थे। वे कोई इलेक्टेड फिगर नहीं थे। और उस वक्त गुजरात में बहुत कई बरसों से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चली आई थी। हर 6-8वें महीने में चीफ मिनिस्टर बदलते थे। और जो वहां की जो लोकल बीजेपी, स्टेट बीजेपी थी, उसके अंदर बहुत सारे गुट बने हुए थे और गुट आपस में ही लड़ते रहते थे। वो हालांकि बीजेपी मेजॉरिटी में थी, लेकिन फिर भी कोई एक तगड़ा लीडर नहीं था। कांग्रेस बहुत होपलेस कंडीशन में थी, लेकिन फिर भी वो इस इनफाइटिंग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती थी। कई सालों से ही चल रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। जब किसी भी जगह पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसकी मार पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन ढीला हो जाता है, पुलिस ढीली हो जाती है, और पूरी सोसाइटी में भी एक एजिटेशन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो इन सब चीजों की रोशनी में एक नए आदमी को आप उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जिसके ज्यादा सपोर्टर्स भी नहीं थे। और इंडिया में ऐसा होता है कि काफी चीजें इंटरपर्सनल तरीके से होती हैं। चीफ मिनिस्टर की उस वक्त हो सकता है वहां के पुलिस वालों से भी ज्यादा जान पहचान ना हो, पुलिस वाले सुनते ना हो। इवन खुद अपनी ही पार्टी के लोग ऐसे मौके पर नए मुर्गे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे इसलिए टोक रहा हूँ, आपकी पूरी कहानी हम तक पहुंची और बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने फैक्ट्स के साथ बात की। ये वो फैक्ट्स है जो हमारे दर्शकों को जानने की जरूरत है। आपने एग्जैक्ट नंबर बताए कि हुआ क्या, इंसिडेंट क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ना तो मोदी साहब ने किया था, मोदी साहब ने कंट्रोल किए, और उसी स्टेट में जहां ये इंसिडेंट पहले हुआ करते थे, फिर हमें आगे ये पता चलता है कि उन्होंने मैक्सिमम उसको कंट्रोल किया। मैं कनाडा में गवा हूं, जब मोदी साहब हार्पर गवर्नमेंट के ज़माने में यहाँ पर आए थे, तो सबसे बड़ा डेलीगेशन गुजराती मुसलमानों का उनके साथ मिला था, और कितने प्यार से वो मिले थे। मैं इस वक्त काश में रेडी होता तो मेरे पास वो वीडियो में दिखाता अपने दर्शकों को। ये तो वो फैक्ट है। अब देखिए, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि उन दंगों के बाद मोदी जी, ये फैक्ट है जी, एक के बाद में 3 इलेक्शन जीते हैं, 5-5 साल। बिल्कुल ऐसा ही। अगर उन्होंने दंगे करवाए होते, जैसा कि लोग बोलते हैं, नहीं, वो तो एक सिस्टेमिक कैंपेन है ना उनके खिलाफ, डेमोनाइज करने की। तो गुजरात की जो पब्लिक है, इंडिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड पब्लिक में से मानी जाती है। वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि किसी मास मर्डरर को एक के बाद में 3 इलेक्शन जिताएगी। और दूसरी बात यह है कि एक बार जब ये जम गए वहां पर, तो इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि उसके बाद में फिर गुजरात में कभी कोई दंगा नहीं हुआ जी। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भी इस आदमी की तनकीद करने के लिए लोगों को कुछ और नहीं मिलता है तो 17 साल पीछे जाते हैं। राइट। मतलब 17 साल से ये आदमी लगातार या तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। इन 17 सालों के कालखंड में इस आदमी के खिलाफ बोलने के लिए किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब तो वो ये जो 17 साल पीछे जाना पड़ता है लोगों को। वर्तमान में पत्रकार और जज, पॉलिटिशियंस, चपरासी, अधिकारी सभी स्तर पर प्रश्न चिन्ह लगते रहते। हमें चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था इजाद करें कि शक्ल देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटाबेस ड्रिवन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से ये ज्ञात हो जाए कि हमारी समाज में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या रेट है। ये संभव है। And now let me show you some recent headlines from Britain.
Coal power stations fired up. Customers paid to cut energy use. UK faces worst and longest recession in G7. Prince Harry details physical attack by brother William in new book. Do you see what they're dealing with? A power crisis, a recession, and endless drama in the royal family. And yet, when their national broadcaster, the BBC, chooses to make a documentary, this is the subject they pick. India, the Modi Question, that is the title. It talks about India's Prime Minister Narendra Modi. This documentary has triggered sharp reactions. I'm sure you've heard about it. Many of you asked us to take this up on Vantage, and here we are. Let's begin with an introduction of the BBC, the British Broadcasting Corporation. It was launched in the year 1922 as a mouthpiece of Imperial Britain. It's a public service broadcaster. It runs on taxpayer money and it operates under a royal charter. The last few years have been tough for the BBC. There's a cash crunch, job cuts, and a growing list of controversies. They lied to get an interview, that famous interview with Princess Diana, the one where she talked about her failed marriage to now King Charles. The BBC had to apologize for that interview, for deceiving Diana to get a scoop. And as we speak, the BBC chairman is being investigated. What for? Conflict of interest. Richard Sharp is the BBC chairman. He's said to have helped former Prime Minister Boris Johnson secure a loan worth $900,000. Sharp says there was no quid pro quo. And I won't get into the case. This was just to show you what an illustrious record they've had. Now to the documentary they've done. We haven't seen it, and we don't plan to, but it has made quite a splash. If the idea was to grab eyeballs and to trend, they have succeeded. But at what cost, we ask? The documentary purportedly talks about the 2002 Gujarat riots and implicates the Modi government. He was then Chief Minister of Gujarat, the state of Gujarat, in 2002. This documentary is the BBC's opinion piece. And here are the facts. The Gujarat riots were investigated by a Special Investigation Team, or SIT, appointed by the Supreme Court of India at a time when the Congress party was in power at the centre. Mr. Modi was at the centre of this probe. Like I said, he was the Chief Minister of Gujarat and he was given a clean chit. Let me rephrase that. A Supreme Court appointed team cleared Narendra Modi of all charges. This was in the year 2012, well before he became the Prime Minister of India. Last year, the Supreme Court scrutinized the report once again. A plea was filed, a 3-judge bench heard the arguments, and again they gave a clean chit. The judges had a simple question to answer. Were the riots the result of a larger conspiracy? Allow me to quote what the judgment said. The Special Investigation Team has not found any conspiracy. No material was discovered pointing towards any meeting of minds. The riots across the state had taken place spontaneously. India's highest court has said this, and I will not dwell on it anymore because none of this is news anymore. Only the BBC thinks it is, so they've dedicated a full show to it. And it has generated a response. UK Prime Minister Rishi Sunak was asked about it. He said he disagrees with the characterization. Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. The US State Department was asked about it. It says it hasn't even heard about the documentary. I'm not aware of this documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. There are close political ties, there are economic ties, there are exceptionally deep people-to-people ties between the United States and India. But one of those additional elements are the values that we share. Well, what about India's response? New Delhi decided to ban the documentary. Now, we're not sure how effective a ban is in this day and age and how advisable it is in any age. But a better way, we say, to counter this propaganda will be to set the record straight and reclaim the narrative, which is what we hope to do through this show. Meanwhile, if we may, here's a Republic Day gift from India for the BBC. A list of suggestions for the BBC for their upcoming documentaries. Number 1, the Kohinoor and the colonial loot. Number 2, an outdated monarchy and unhealthy obsession with the royals. Number 3, racism in 2023. We're waiting. ये मैं मानता हूँ, माँ मुझे बताओ, हमारे साथियों ने तो HL बंद करा दिया, हमारे साथियों ने BHEL की ग्रोथ बंद कर दी, हमारे साथियों ने HMT बंद कर दी, BSNL को गरीबी के कगार में पहुंचा दिया। तो चर्चा करने को कहो तो चर्चा करेंगे नहीं, अपने
कहीं ना कहीं तो गलती किए बैठे हैं ना हमारे साथी लोग, और उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर बीएसएनएल के लोग हमारे साथी होशियार होते हैं तो जियो को काम मिलता, मगर आप भी तो जिंदा रह सकते थे ना। आप कहीं ना कहीं दिक्कत रही है आपको, और मेरा मानना ये है कि मैं भी सरकारी में रहा हूँ। देखो 80% आपकी ऑफिस में चलती है, 20% बॉस की और नेताओं की चलती है, और घर में आपकी सिर्फ 20% चलती है, 80% बीवी की चलती है, तब भी कहते हो ठीक है, और ऑफिस में 80% अपना इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। दैट्स ट्रू, मगर चर्चा का बिंदु तो वो ही है कि चिंता सिर्फ इस बात की है कि किस पे विश्वास करें और किस पे ना विश्वास करें। इंटेलिजेंट आदमी की इंटीग्रिटी सही है नहीं है, इसी पर सारा दारोमदार है। अब मोदी जी जैसा आदमी जिसने इतना स्ट्रगल किया, उसको भी अगर लोग इस तरह से डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आता है। I think there's always vested interest, but I think with Modi's wisdom, I don't think there is any competition to that anywhere. And I think the way एक तो ऐसा होता है कि आदमी साधु ही होते हैं, okay? वो ज्ञान होता है उनको उनमें कंपैशन होता है, but they are not worldly people. They don't look into the practicality and what's happening. And Modi is both. Modi knows what are the problems, and Modi is ऐसा संत नहीं है कि जो कि सिर्फ बैठा रहे और कुछ करे नहीं. ये तो भगवान की इच्छा है, ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा. He's a visionary, no question about it, but he's also realist. Like, I won't compare him to that, but जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, जो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने चलाई, कि प्यार से भी काम करो, और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी. वो तो ठीक है, मगर चिंता की बात तो ये है कि एक पूरी टीम लगी हुई है, और इसमें पैसे वाले भी हैं, इंटेलेक्ट भी है, और दुनिया भर की फोर्सेस हैं. Oh yeah, absolutely. We have to be careful, and I think, and that would be good to see that too. I think we have to be aware of that the other forces behind this are not, they are defeated. Balanced view on the subject. No, time will tell. No discussion on that. India will go ahead because of a couple of reasons. Number one, the infrastructure that I talked about was made during Nehru's period. The educational institutions that were created during that time, and the research institutions as well. Try to think of, in 1955-56, when the public sector, started production. I'm talking about the steel units, or BHL, where I had worked. We did not have any engineering infrastructure. The only engineering company that we had, sort of,
Actually, even that was not. They were all processing industries. Where's the telco or where's the disco or the mills, whether jute or cotton or silk or whatever. So we had a good maintenance staff. The production was not our main. From there, we creating the manufacturing infrastructure was a great vision. And when he called these research institutions as the temples of modern India, it meant something. The next break that India had was during the Rao's time, whom Congress, they themselves bloody disowned, tried to disown. That's a tragedy. When he opened the economy, you flourished. Luckily, at that point was the time when also the software industry flourished in the world. And India took advantage of it because we had that infrastructure. And people like, Murthy and Kohli, these guys, they, push India to international arena. And by today, by sheer strength of infrastructure and education and the vast number of young people, we will be, whether Modi or no Modi, whether the idiot Rahul or no Rahul, whosoever comes, it does not matter. The momentum has set in and it will go through. The same thing is, the leaders, they can, they can put brakes, they can slow down. Do you think in America or in China, the leadership will make that kind of a difference? No, my dear friend. The momentum has started and they are on the roll. Countries like most of the countries in Europe, except perhaps Germany, will survive the onslaught of Asians. And India will get its rightful place. And if America today loses, the technological advantage over any other country in the world, because the best talents are available there, they will not remain at number one. And in that case, I even foresee, I can see that India can become even number two after China. But there's a big difference between India and China. I don't know how much exposed you are to Chinese technology or Chinese research work. China has a big leap advantage over India today. Let's see what happens tomorrow. But I love India. कहना यह है कि ये एक नरेटिव है जो चलाया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया द्वारा या जो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं हमारे अपोजिशन लीडर्स के, जिन्होंने हायर कर रखे हैं कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ मीडिया हाउसेस, और इसको काउंटर करने के लिए तो चाहिए ना क्या हम लोग उस पर चर्चा करें और इस नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करें। अब जिस तरह से
जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है हमारे ग्रुप में कि इस तरह की चीजों पर चर्चा लोग करना ही नहीं चाहते। तो इस तरह से तो अब मोदी जी के पास तो 40% वोटर्स हैं और 50% भी नहीं, 60% अपोजिशन के पास है। तो ये कहाँ पहुंचेंगे हम लोग 2024 में इस तरह से? बहुत मामला बहुत ट्रिकी हो गया है ओवर द इयर्स। उसको सुधारने के लिए भी हमें स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, बिकॉज अगर तुम देखो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, वहाँ पे ऑलरेडी यू नो there's a large number of Christians, converted Christians. They're not going to vote for Modi. Muslims are not going to vote for Modi. And we Hindus have limited, and we never campaign to those conversions. And I think it's high time that Hindus start working on those. And we need to convert them back. That's the only way you're going to get the votes. नहीं, मेरी चिंता इस बात की है एक्चुअली कि जो लोग वोट दे रहे हैं, जब वो इस तरह का नरेटिव पढ़ेंगे कि अडानी अंबानी के हाथ में बिके हुए हैं मोदी जी, तो वोट परसेंटेज और कम होगा। मैं ही जानना चाहता हूँ, भाई आप भी एक बिजनेस कर रहे हो, मुझे ये लगता है कि जो अच्छा परफॉर्मर होता है, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पढ़ने लिखने में हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे एक आर्टिस्ट हो, चाहे किताब लिखने वाला हो, हमें एनकरेज करना चाहिए। अब हमारा कोई मित्र है, किताब लिखता है, हम उसकी टांग खींचने लग जाएं, उसमें कमियां बताने लग जाएं, या मोदी जी भाई हेड ऑफ द नेशन है, अगर उनके विवेक में किसी के माध्यम से किसी को सपोर्ट करके जीडीपी बढ़ाई जा सकती है, तो इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए ना किसी को। नहीं, देखो सुधीर, बात ऐसी है कि जो लोग समझते हैं वो तो काफी लोग हैं जो समझते हैं। इंडियन पॉपुलेशन इज नॉट, it has proven again and again that it is not, you can't take that for granted. इंदिरा गांधी के इलेक्शन के बाद में जनता पार्टी didn't perform anything and then they were thrown out. So लेकिन ये है कि देयर आर इंडियन जो वोटिंग सिस्टम है बहुत डिवाइडेड है. इट इज नॉट फॉर द नेशन, इट इज फॉर ओन जाति और फॉर ओन ग्रुप. It is not far-sighted for the nation. Very few people think of the nation as you and me. And as far as Adani and Ambanis are concerned, if you don't have big companies, we're not going to be able to achieve big jobs. If you want to build an aircraft carrier, mom and pop is not going to do it. You have to have a big company to do that. And then, of course, their ancillary units, smaller, will make parts and all that. Those are small businesses who do that. But think about the jobs they create. Think about the revenue they do. मेरे को भी यहाँ पे बोलते हैं तो मैं कहता हूँ मेरे कितनी families जो हैं हमारे business में, used to be 50, now I have only 15 employees. So at least 15 families I'm supporting. Not only the employees, it's the families which make a difference. So I think people will realize that, and people do realize that these Tatas and Ambanis and Adani's, they are creating so many jobs. मेरे को किसी ने कहा मुझे कि जब अंबानी के बेटे या बेटी की शादी हुई थी तो उनका उसने करोड़ों रुपए खर्च किए उसकी शादी के, वेस्टेज ऑफ मनी. मैंने कहा तुमने सोचा है कि कितने लोगों को उससे जॉब मिली? कितने लोगों को, डेकोरेशन वाले, कपड़ों वाले, मिठाई वाले, सबको कितनी जॉब्स मिली? And that is not just one job. It is also that they're going to get renowned and get more business on continual basis on that. अगर किसी ने कपड़ा एक से दर्जी से बनवाया जिसने वहां बनाया, and then they're going to order again and again. So the impact is phenomenal on that.
अच्छा, मैं तो तुमसे एक्चुअली चर्चा इस बात की करना चाहता हूँ कि हमें इससे कोई समस्या अभी नहीं है कि अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी और भी अच्छा कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्कैम्स हो जाते हैं और सालों बाद उछाले जाते हैं, ये व्यवस्था खत्म हो सकती है। और जो इस तरह से खत्म हो सकती है, भाई मेरे दिमाग में तो एक प्रारूप बना हुआ है। मैं उसकी मार्केटिंग करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि ये स्थिति आती ही क्यों है, और स्थिति ना आने के लिए जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है और डाटाबेस ड्रिवन इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल है, जिससे टोटल ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, एवरीबडी कैन बी मेड अकाउंटेबल फॉर एनी रॉन्ग डिसीजन, तो इसको बिल्कुल विशफुल थिंकिंग क्यों माना जाता है? भाई इसमें काम क्यों नहीं होना चाहिए इस विषय पर? सुधीर, it is not कि truth क्या है. Nobody these days, all these companies are not looking for the truth. They're looking for money. So they have a certain set of people who follow them. They may be, and both sides do that, maybe in favor of Modi, maybe against Modi. Those companies deliberately put out those kind of news where their viewers watch them, and then they make money with advertising with them. So it is not question of truth or anything. It's just question of how they can make more money, how can they get higher rating, and then higher ratings turn into money. It's just about that truth. That journalism of 50 years ago, where journalists said, "Oh, I'm going to tell the truth, whatever happened." It doesn't happen anymore. नहीं, मेरा ये कहना है कि जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, एक व्यवस्था को ट्रैक पे लाया जा सकता है। ये सही बात है कि सही व्यवस्था को प्लेस करने में तो आम कठिनाइयाँ होंगी, मगर उसको बनाने का प्रयास तो पहले करो। एक पॉकेट में तो चालू किया जा सकता है, एक सोसाइटी में तो हम चालू कर सकते हैं। आप ये समझिए कि जो हम लोग You की are, रेजिडेंशियल you are, सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं, उनमें भी पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिक्स उल्टी सीधी चलती रहती है। बेईमान और छोटी गलत जगह लोगों का बोला बाला चल रहा है। और कोई तो उसका प्रयोग करेगा ना। जब प्रयोग करेगा और जब लोगों को दिखाई देगा फायदा, तो ये एक बड़ा रूप लेगी। आप उसको बनने ही ना दें, उस थिंकिंग को आगे बढ़ने ही ना दें, तो ये तो कोई चीज नहीं हुई। देखो, उसके लिए वोटर्स हैव टू बी or people who are members of that society, they have to be more alert and they have to speak up. I long time ago I went to a meeting of homeowners association की, okay? तो उसमें दो कैंडिडेट थे, okay? एक कैंडिडेट जो था वो एक एस्टैब्लिशमेंट का था, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट का था। तो सबने वोट डाली। They didn't tell how many votes were where. They said, "Oh, he got elected. He got more votes than others." But nobody checked those votes. Nobody saw who got it more. But people didn't speak. They said, "I don't care." So they walked out. And that's what happens in those societies too. People need to say, hey, like you said, transparency. Let's have transparency there. Let's see how many votes. Let's do electronic voting. Then everyone can see that. Yeah, I see a point there. But that is only for elections. But I'm talking about By the election and philosophy. decision making also, I think each decision can be taken through electronic voting. मेरा मानना यह है कि अब जैसे किसान आंदोलन हुआ था, अब किसान आंदोलन में मोदी जी भी साल भर अड़े रहे और काफी समय बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ दोनों साइड का। तो ये जिद किस बात की? आप वोटिंग चैनल खोल दीजिए और जनता जो कहे उसको मान लीजिए, ना कि आप थूका हुआ चाटते हैं एक साल बाद और अपने पास किए हुए बिल वापस ले लेते हैं। इसमें प्रेस्टिज किस बात की? हम तो समझते हैं कि मोदी जी या जो भी पावर में होता है, सीट पे होता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक सेगमेंट को।
उस सेगमेंट के लोग जो मेजोरिटी से कहें वो स्वीकार होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत है, पर मॉब मेंटालिटी इज नॉट ऑलवेज राइट ईदर। तो अगर आप ये किसानों का आंदोलन लें, तो इसमें आप किनको वोट करने के लिए बोलेंगे? हाउ विल यू इंश्योर दैट ऑल द किसान who are involved with it, they will vote? I will ask each and every person who is willing to cast, who has a mobile and who is the resident of India, has a Aadhaar card, he can vote it. And that is how decisions should be taken. But there are many people who have no idea what they are voting for. You know, अगर तुम किसी को महाराष्ट्र में या किसी को राजस्थान के और ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग जो हैं वो they are not technological savvy, who is going to vote for them? The leaders who are there, गुंडास है। अब भैया ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें तो प्रॉब्लम है ही है, और ये बात सही भी अपनी कह रहे हो आप कुछ हद तक, मगर मेरा मानना यह है कि 20% डिसीजन मेकिंग HR एजेंसीज एंड HOD के पास होना चाहिए इन केस ऑफ कंट्रोवर्सी, और 80% डिसीजन मेकिंग या कुछ कम कर दो, इस पैरामीटर आपको बनाना पड़ेगा, जनता की आवाज़ तो सुननी ही पड़ेगी, और कुछ व्यवस्था इस तरह की करनी पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे बनेगा, मुझे बताइए आप। Yeah, I देखो ऐसा है कि समस्या ये है कि आपका चपरासी हो, पैसे वाला हो, या अडानी अंबानी हो, कोई अधिकारी हो या पॉलिटिशियन हो, जज हो, हर आदमी परचेजेबल है और किसी की भी इंटीग्रिटी पर प्रश्न लग सकता है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि दिक्कत ये हो जाती है कि आप 4 लोगों में 400 लोगों में एक योग्य आदमी कौन है, हर आदमी क्लेम करने लग जाएगा हम तीरंदाज। हम चाहते ये हैं कि हमारा ऐप आपकी शक्ल देख के, शक्ल विल बी आधार लिंक, और उसमें सभी आपका डाटा होगा, नहीं तो आपका जो एस्ट्रोलॉजी का वो सन कितना पावरफुल है, कि आपकी इंटीग्रिटी कितनी साउंड है, वो यही बताएगा। How does your app will decide कि ये इंटीग्रिटी है कि नहीं है? How would that do? भाई जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें डेट ऑफ बर्थ है उसका, आप जो जैन साहब हमारे बताते हैं कि आपका सन स्ट्रांग है, तो यू विल हैव ए स्ट्रांग इंटीग्रिटी, है, पता लग जाता है। जैन साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग सुसाइड करते हैं उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसी है भी कि नहीं है। कई बार पुलिस जांच करती रहती है इस बात की कि भैया ये सुसाइड है कि नहीं है, और जैन साहब कहते हैं हम बता सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, समय लग सकता है, मगर ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। अमेरिका हो चाहे कोई भी कंट्री हो, आज की तारीख में लीडर्स कहीं के भी दूध के धुले नहीं, और बड़ी बड़ी GDP लोग चला रहे हैं, चाहे चाइना हो। तो ये व्यवस्था तो हर जगह गलत है ना, इस व्यवस्था को सही करने के लिए कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, और उस पर चिंतन मंथन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। You know, we can just talk, but I don't know what are the solutions, and I don't see any solution. I just see solution as practical rather than more like idealistic. You know, we got to be more practical in life, what happens, and just move on with that. The leaders have to be like Modi ki tarah. I have a lot of respect for Modi, as you know. I mean, he makes the decisions. He doesn't let it sit. I mean, I find that he's a better decision maker than even many others, and I can learn something from him too, that how to make bold decisions and do that. Those he's taken a lot of bold decisions, and decision taking action is very important. Whether it's a good one or not good one, that time will tell. Okay, but having the guts to do something extraordinary is something very, very bold and admirable to do, and many of us don't have that guts to do that.
You have to believe your own guts to do that. मैं समस्या तो ये है ना, इतना सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी सिर्फ 40% लोग जो माइनॉरिटी में है प्रैक्टिकली उन्हें दिखाई देता है, बाकी 60% को कोई ना वो कोई भी तरीका ढूंढना पड़ेगा हमें दिखाने के लिए। सिर्फ बाकी भी कहने से कि 25% मुसलमान वोट नहीं देते मान सकते हैं, मगर अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े विद्वान भी हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, मगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उनको सपोर्ट ना करें, इसका मैकेनिज्म एक बनना चाहिए। मेरी तो सोच ये है, और मैकेनिज्म वही हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं ई लोकपाल या ई HR या ई जज, या जो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करते हुए कुछ प्रयास। Sudhir, show me an example of e-lokpal. ई लोकपाल का मतलब ये है, जैसे कि इन्होंने मैनुअल लोकपाल बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं जनता की होंगी लोकपाल विल डिसाइड, एंड लोकपाल जो डिसीजन देगा वो ईमानदारी से देगा। मगर क्योंकि वो आदमी जनरली पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके सपोर्टर्स होते हैं, उनकी इंटीग्रिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। इवन जजेस को देख लो ना, जजेस अपना जजमेंट जो देते हैं वो पूरा डाटा पढ़े हुए बिना दे देते हैं। हमारा कहना है कि जज का डाटाबेस का एक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, MBA या MCA बच्चों को रिक्रूट करना चाहिए, डाटा उसमें भरना चाहिए, 80% जो रिजल्ट जो निकले वो मान के 20% जज उसमें चेंज करे, वो तो नहीं होता। कौन करेगा? बिग प्रोजेक्ट, that's a big project. It's ideally, I mean, it's good, but let me see. E-pal जो है, जो तुम जो कहते हो e-lokpal जो है, let's have a format of that. We don't have any. We just keep. अभी होगा ना कि जैसे कि भाई आम आदमी पार्टी को फंड्स मिले, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, और मैंने DM गुप्ता साहब से कहा था कि भैया जो तुम्हारे स्टार्टअप्स हैं, हमारा प्रोजेक्ट ये है, इसकी फंडिंग होनी चाहिए, हम चाहते हैं इस पर काम होना चाहिए, ये नेशनल इंटरेस्ट का काम है। तो let's not बना go. के भी दी, वो पास नहीं हुई, लोगों को समझ में नहीं आया ठीक से, उन्होंने सोचा ये वायबल नहीं है, और मुझे लगता है कि इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग कि इस पर काम होना चाहिए। I'd like to see those questions of DM Gupta ने जो कहा था. I would like to see those questions. And मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो मेरा कहना है जैसे HR ही है, सिर्फ मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग ना। मार्क्स ठीक है, आपका बताता है एक पैरामीटर, इसके अलावा भी तो इंटीग्रिटी मैटर से लॉट, जो जैन साहब से उस दिन चर्चा कर रहे थे। तो पॉइंट यह है कि अगर ईमानदार लोग टॉप में नहीं रहेंगे तो बेईमानी होती रहेगी, और ईमानदारी दिखाई देने के लिए ऐप होना चाहिए। आजकल देखिए ऐसा है कि आधार लिंक्ड फेस रीडिंग्स है, you can find out many things about the person. You are going on we need to think more practical ways. Okay, you are going very, हर जगह पे ईमानदार आदमी नहीं मिलेंगे. Okay, the thing is जो कमी नहीं है, देखो खुदा, देखो तुम सुनो पहले, मैंने तुमको बहुत देर सुना, तो मेरी बात भी सुनो जो हर जगह पे ये किसी के तमगा नहीं लगा होता कि ये ईमानदार आदमी ऐसे प्रमोट करो, और कई ईमानदार आदमी जो हैं they cannot manage. Like you take Manmohan Singh, you know, we think Manmohan Singh was very ईमानदार, right? But he could not manage. He messed up everything. भैया एक क्वेश्चन नहीं है, कई क्वेश्चन हैं, सिर्फ ईमानदारी वाला क्वेश्चन इज नॉट एवरीथिंग, आप इंटेलेक्ट इज नॉट एवरीथिंग, देयर आर many questions which we have to take into account while selecting a person for a key position. इस तरह से नहीं होता, जिस तरह से आप कह रहे हो तमका नहीं लगा, तमका तो हम चिपका देंगे, हमें काम तो करने दीजिए, तमका दिखाई देगा। देखो हर आदमी जो है जब ऑर्गेनाइजेशन में ईयर्स तक काम करता है तब पता चलता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, whether he can handle the project or not.
Okay, those are important things. When somebody works for me for years, then I know whether they are manager material or not. And they may not be, whether they are emotionally strong, whether they are technically strong, or whether they are they can handle the stress of that. So like वो कहते थे तुम IQ, EQ के SQ जो functions हैं कि नहीं हैं. मैंने खुद देखा है कि जब मैं नेवी में था, मेरे साथ में लोग थे वहाँ पे. अभी हम बात करते हैं तो some of them retired as commanders, some of them retired as captains, some are retired as commodores, some of them became admirals. पर ऐसे लोग नहीं बने जो कि हाईली IITs वगैरह से यहाँ बड़े अच्छे स्कूलों से आए थे. Those people are who could handle emotionally and make decisions about progressive decisions in there. Not कि किसी ने कुछ कह दिया तो jump करने लगे कि oh ये कह दिया वो कह दिया. So there are a lot of factors in promotions, and I think जो system जो था जिसमें उसका ये भांजा है या उसका बेटा है इसको प्रमोट कर दो, प्राइवेट बिजनेस में वो नहीं चलता है. प्राइवेट में वो सिर्फ जो है गवर्नमेंट जॉब में चलता है. और प्राइवेट बिजनेसेस जो है दे आर फॉर प्रॉफिट. दे हैव दोस टाटास जैसे हैं. दे हायर पीपल व्हेन मिनिस्टर और मेरे बेटे को जॉब दे दो. उसको बेटे को जॉब दे दी टाटास ने. जमशेदपुर में होता था. okay? लेकिन जैसे वो मिनिस्टर हटता था उसकी जॉब भी जाती थी बिकॉज ही वाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग. तुम लोग कॉर्पोरेट की पता नहीं क्यों इतने प्रशंसक हो. मुझे तो ये लगता है कि ग्लोबली प्रॉब्लम है. यंगस्टर्स की बात जो लोअर लेवल पे होते हैं उनकी समस्याएं, उनका थॉट प्रोसेस चीफ एग्जीक्यूटिव तक नहीं पहुंचता है और ना लोग पहुंचने देते हैं क्योंकि उससे उनकी इनकम्पिटेंसी पर प्रश्न लगता है. तो जब इस तरह का सिनारियो है तो सिस्टम जब पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है तो सीईओ जगता है, यार अब मैं क्या करूं, तब वो रिपेयर कर नहीं पाता है. तो तमाम कमियां हैं. देखो जो मैनेजमेंट जो है टॉप डाउन नहीं होती है, बॉटम अप होती है हमेशा. ओके, अगर वो लोग ऐसे फील करते हैं, ओके, वो लोग ऐसे फील करते हैं कि दे आर बीइंग स्टाइफल्ड, दे आर नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू डू दैट, व्हाई डोंट दे गो समवेयर एल्स? I don't want somebody to come and work for me जो सवेरे उठ के ये बोले कि ये जॉब फेयर नहीं है and I don't like this job. I want him to go somewhere else. I don't want him to work for me. I want somebody who says, man, I go to work every day excited doing things. नहीं, यदि कोई चीज अच्छी हो सकती है, कोई सजेशन दिया जा सकता है, वो तो एनकरेज करना चाहिए भाई. Oh yeah, I mean we all. Again, if I don't do that, I always say this: I'm only as good as people who work for me. Okay. If I have a bad people who work for me, I'm not good. That's very important. मेरा दूसरा क्वेश्चन मैं तुमसे बात करना चाहता था कि जो हम चाहते हैं कि भाई स्टार्टअप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने और मुझे लगा कि आप लोन ही नहीं देंगे स्टार्टअप वालों को, बनी जैन जैसे लोगों को, तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा भाई. तो मैंने सजेशन दिया था कि आईआईटीज को, आईएम को आप 1,000 करोड़ दीजिए. एक सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर चालू करें. I have no problem. I have no problem starting center, but I think the financing has to be done by the financing people. I can give, Vinny Jain can get the money for his project, but then he has to justify that he's getting. I don't want money to be, पैसे दे दिए मैंने किसी को 1 करोड़ रुपया, वो डूब गया because project is so bad. That is the job of the financial institutions who are giving the money to make sure the project is viable. Why would I give money to somebody who is not a viable candidate for it? नहीं, मेरा कहना ये कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दे हैव द टैलेंट, दे हैव वेरियस स्ट्रीम्स, दे हैव government expertise all the area including management and finance. Let me say, most of the people, okay, 1900 की beginning में, okay, in the beginning of 1900,
there were 300 car companies here in the United States. They were making cars. बाद में, there were only 3 who were successful. They bought everyone out because others didn't work. Okay? They were Chrysler, General Motors, and Ford. Okay? So ये जो startup business जो है, all this fundamental research was done by big companies, but they realized that that was wastage of money because they were doing research and RCA and all, AT&T, they did a lot of fundamental research. आजकल क्या करते हैं, startup से खरीद लेते हैं, and every startup is not successful. Only 1 or 2% startups are successful. तो क्या तुम सोचते हो कि ये बेईमान पॉलिटिशियंस के बच्चों जिनके पास ब्लैक मनी है या अडानी अंबानी के बच्चे जिनके पास अथाह पैसा है वो ही आगे बढ़े हैं? एक No, हाँ, तो no, कैसे 1000 या 1 लाख टर्नओवर की कंपनियां बनेंगी? नहीं, no, सिर्फ पैसे से कोई आगे नहीं बढ़ता है. You have to have the vision. You have to have the culture of working hard, and you have to be a leader to do anything big. हमारी क्लास में देख लो तुम कितने लोग बिजनेस में आगे बढ़े हैं. Just look at that. Okay? कैसे बढ़ जाते? पैसा नहीं था, जितना पैसा था उतने ही तो पैर पसारेंगे भाई. तो विनीत जैन के पास पैसे नहीं थे, डीसी शर्मा को पैसे नहीं थे. विनीत जैन ने तो 2 लाख का लोन लिया था उस जमाने में, किसी तरह से गाड़ी चलाई थी. जब पैसा ही नहीं है तो 2 लाख वाला आदमी 2014 का कैसे होगा भाई? मैं जब यूएस में आया था तो मेरी जेब में भी $10 थे. ओके, तो हम कहते हैं कि तुम्हारे पास भी कम था और अभी भी कम है. अभी भी कम है और तुमको बेटर तरीके से यूटिलाइज हो सकते हो और किया जा सकता था, मगर जितनी जेब है उतनी तो काम करोगे भाई. I started from scratch. I started from absolutely had no money. I borrowed money to buy the house. नहीं, वो तो ठीक है. मैं तो सिर्फ यही तो कह रहा हूँ कि तुम जैसा आदमी को अंडर वैल्यूड किया गया और जिसकी वजह से तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं आया, तुम अंबानी बनने की सोच ही नहीं सकते. कैसे बनोगे जब तुम्हारा पैसा नहीं है? जो बिजनेस स्टार्टअप करने में बहुत से इश्यूज होते हैं. आई डू फिजिबिलिटी स्टडीज. ओके, आई एक्चुअली डू 2 इंडिपेंडेंट फिजिबिलिटी स्टडीज, हायर 2 कंसल्टेंट, और बोलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है, यहाँ पे इतना सामान बिकेगा, इतने कस्टमर आएंगे कि नहीं, एंड आई हायर 2 इंडिपेंडेंट ऑफ दैम. वो तो यार हर आदमी कोई भी आदमी एक स्टार्टअप तैयार करेगा या कंपनी सोचेगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, तभी तो फंडिंग होगी. फिजिबिलिटी रिपोर्ट की चिंता क्यों करते हो आप तो ये कहो कि हमें हवाई जहाज बनाना है या हमें एक इस तरह का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है, उससे टर्नओवर हमारा 1 लाख करोड़ हो सकता है. आप बनाइए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसकी फंडिंग होनी चाहिए प्रॉपर. मैं एक आदमी को कोई आदमी 50 करोड़ देने को तैयार नहीं है, तुम्हें भी नहीं देगा कोई कायदे से. आई डोंट, अगर कोई वायबल प्रोजेक्ट है आज की दुनिया में, देयर इज लॉट ऑफ प्राइवेट मनी अवेलेबल, but you have to have a good project to do that. And एक दिन में कोई 100 करोड़ की नहीं बन जाता. It takes time to do that. Okay? अभी मेरे चाचा जी जो आए थे, जोगिंदर चाचा जी, okay? He's doing a project in उत्तराखंड, नैनीताल से करीब 40-50 मील दूर. बस भी नहीं, बड़ी मुश्किल से जाती है वहां पे, रोड्स भी ठीक तरह से नहीं बनी थी वहां पे. तो he started about 5 years ago. तो वहां पे जो लेडीज थी वो घर पे बैठी कुछ नहीं करती, उनको कुछ करने के लिए चाहिए था. तो he bought them some machines, he bought them some designs to build, to knit rakis, to knit sweaters, shawls, hats and all that stuff. उसकी वेबसाइट का नाम है हिमालयन ब्लूम, लिख लो तुम, okay? चेक कर लेना. तो he initially helped them and it was becoming continuous. 2 साल के बाद में when they started producing, they were not selling much. तो उन्होंने बोला, देखो, this is not going to be my job to sell this, you got to sell these things yourself.
And then they started working on their marketing and all that. And last year their sales were 32 lakh. तो ये गांव में बैठी जो ladies जो हैं free में, that is how entrepreneurs work. Okay? And it starts and they go big. There's a big market for it. You know, you have a good quality product, people will buy it. But I don't believe कि अच्छा मैं तुमको, unless I know the person, you know, I don't believe कि मैं किसी को you know ऐसा करूँगा अच्छा मैं तुमको 1 करोड़ देता हूँ तुम अपना business शुरू करो. Nobody does that. You have to have that. Nobody should do that. But मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अब जैसे तुम्हें तो भाई बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है, बिजनेस किया है, और ये भी दिखाई देता है, और कमी क्या है? कमी यही है कि जो हमारा दर्द है कि हम अडानी अंबानी नहीं पैदा कर पाए अपने साथियों में से किसी को। तो तुम क्या सोचते हो कि सबके सब नालायक ही हैं, चाहे विनीत जैन हो चाहे जो भी हो। विनीत जैन तो कहते हैं हम बनना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि क्यों नहीं सोचते, वो सपना क्यों नहीं देखते, और उसमें क्या रुकावटें हैं उस पर चर्चा क्यों नहीं होती भाई? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात। आदमी तैयार है, और तुम भी रातों दिन मेहनत करते हो क्या? एस्टैब्लिश किया है छोटे लेवल पे, बिलीव में 16 घंटे, सुबह 7 बजे जाता था, रात को 9-10 बजे घर आता था, सारा दिन वहां पे रहता था, और बिजनेस का ये है वो है, हर चीज को देखना पड़ता है। देन वी एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स। इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ओके, एंड यू नो इट्स नॉट हर के बस की बात नहीं है सुधीर। देखिए मेरा कहना यह है कि तुम अकेले थे, मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने जो IIT IIM में 1000 करोड़ देने की बात की इसलिए कही क्योंकि दे कैन कॉन्स्टिट्यूट ए टीम, एंड वो R&D भी कर सकते हैं, और R&D की लैब अच्छी सेट कर सकते हैं, और जो घटिया लैब बनी हुई हैं वहाँ घटिया इक्विपमेंट भी लिए जाते हैं, और फर्जी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये लोग कुछ ज़्यादा ईमानदारी, देखिए इंस्टीट्यूट्स में मुझे लगता है कि ईमानदारी रहती है। दूसरा ये है कि जब हम पढ़ते थे, इवन मशीन डिजाइन में हम जो ME कर रहे थे, तो IC इंजन के बारे में सेक्शन दिखाने के बजाय हमें स्टीम इंजन्स के को देखने को मिलता था। तो पॉइंट ये जो एक गैप हो जाता था, अब शायद इतना गैप नहीं है। तो क्यों ना हमारा एकेडमिक विंग और कमर्शियल विंग दोनों एक जगह हों और मजे कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि आपके पेट में कितनी फायर है, कितना आग है, काम करने का इच्छा कितनी। Everything comes out to be that. And I'm sorry to say this, and I don't know enough, but I've seen those days my father's lab in there. They was, you know, they had equipment, they had a lot of things to do, and they did, but I think they could have done better. Okay, they could have done better. It was a, you know, my father had many patents. He published about 100 papers in the meantime. बट जो हमारी लैब जो हैं कितना अच्छी प्रोडक्ट जो है बिजनेसेस कितना यूज करते हैं, दैट शुड बी द मापदंड। ये नहीं कि कितने पेपर पब्लिश किए, ये होना चाहिए कि कुल कितने हुए। ठीक है, एंड व्हाट इज इंडस्ट्री क्या होगा ये मैं मानता हूँ। मुझे बताओ, हमारे साथियों ने तो HAL बंद करा दिया, हमारे साथियों ने BHEL की ग्रोथ बंद कर दी, हमारे साथियों ने HMT बंद कर दी, BSNL को गरीबी के कगार में पहुंचा दिया। तो चर्चा करने को कहो तो चर्चा करेंगे नहीं, अपने कहीं ना कहीं तो गलती किए बैठे हैं ना हमारे साथी लोग, और उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर BSNL के लोग हमारे साथी होशियार होते हैं तो जियो को काम मिलता, मगर आप भी तो जिंदा रह सकते थे ना। आप कहीं ना कहीं दिक्कत रही है आपको, और मेरा मानना ये है कि मैं भी सरकारी में रहा हूँ। देखो 80% आपकी ऑफिस में चलती है, 20% बॉस की और नेताओं की चलती है, और घर में आपकी सिर्फ 20% चलती है, 80% बीवी की चलती है। तब भी कहते हो ठीक है, और ऑफिस में 80% अपना इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, और फिर कहते हो कि कंपनी बंद हो गई नेताओं की वजह से। ऐसे नहीं होता। देखो बात है कि why Jio is successful, that's the difference between private and public. Okay, Jio में उसके अपने पैसे लगे हुए हैं,
there's a हारेगा तो अपने पैसे lose करेगा. Or when you are in BSNL, it is not your money. It is somebody's taxpayers' money. And who cares about it as long as I'm fine? Okay? 50% इक्विटी है तुम आपको एक एज ए प्रोफेशनल चाहिए कि आप अगर प्रोफेशनल हैं तो भाई आपकी आप टीम ही ठीक नहीं बनाओगे, आदमी को नहीं सेलेक्ट करोगे, काम ही ठीक नहीं करोगे तो कंपनी बंद होनी है. जबरदस्ती इस बात का रोना